वेलकम बच्चों। मैं जो आपको पेपर पढ़ाती हूँ वो बीए पार्ट सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड तर्कशास्त्र पढ़ा रही हूँ। इस पेपर के जो लेखक हैं वो हैं इरविंग एम कॉपी। बुक का नाम लॉजिक या एन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक या तर्कशास्त्र एक परिचय। ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। लेकिन इस बुक को जब आप मार्केट से परचेज़ करेंगे तो इसका पब्लिकेशन ध्यान में रखना। पियर्सन पब्लिकेशन है, PEARSON। पियर्सन पब्लिकेशन की ही बुक आप लेना, दूसरी मत लेना, ठीक है। अभी तक आपने जितने चैप्टर पढ़े हैं वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हमने साथ साथ किए हैं। आपके सिलेबस का स्टार्टिंग की पहला चैप्टर था तर्कशास्त्र और उसका नेक्स्ट चैप्टर है भाषा के प्रयोग, ठीक है। भाषा के प्रयोग इस चैप्टर में भाषा कहते किसे हैं और भाषा का प्रयोग किन किन रूपों में होता है, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाषा है क्या। भाषा जो है हमारे विचारों का जो आदान प्रदान है, हम अपनी बात को जो व्यक्त करते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्त करते हैं, वो माध्यम या साधन भाषा है। भाषा जो है मानव मस्तिष्क का एक सर्वोच्च आईना है। हमारे विकास और उसकी उन्नति पर भाषा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तर्कशास्त्र में हम तर्क और तार्किक विधियों का अध्ययन करते हैं और तर्कशास्त्र में ये सारा अध्ययन जो है हम भाषा के द्वारा ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। तर्क को सही आकार में प्रस्तुत करना, उसे स्पष्ट और उसका परिशुद्ध प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए भाषा बहुत आवश्यक है। भाषा का अशुद्ध प्रयोग जो है तर्कशास्त्र में दोषपूर्ण तर्क की ओर हमें ले जाता है। इसलिए इसका उद्देश्य हमारी सोच को विकसित करना है। क्योंकि भाषा हमारे विचारों को ही संभव बनाती है। बिना विचारों के और प्रतीकों के हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी जितनी भी सोच है वो केवल भाषा के दायरे में ही बनती है, ठीक है। जैसा कि शैली ने भी लिखा है कि ईश्वर ने मनुष्य को वाक शक्ति दी। वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति, और वाक शक्ति ने विचारों का निर्माण किया। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि भाषा का प्रयोग जो है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, किसी पदार्थ का वर्णन करने के लिए, लोगों का अभिवादन करने के लिए, है ना, और अपनी भावनाओं को भी हम व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे अनुरोध करना तो हमारी बॉडी लैंग्वेज शो कर देती है, निर्देश देना, गाना गाना और अन्य ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम भाषा के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह भाषा के अनेक प्रयोग हो सकते हैं। दार्शनिक एक है लुडविग विट्गेनस्टाइन। उसने भाषा को एक औजार माना है। वे कहते हैं कि भाषा का प्रयोग जो है एक खेल की तरह होता है। भाषा जो है सामान्यतः हमारे बहुत सारे काम करती है। बिना भाषा के हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से 3 ही कार्य हैं जो उल्लेखनीय हैं। सबसे पहले भाषा का सूचनात्मक प्रयोग, दूसरा है भाषा का अभिव्यक्तात्मक प्रयोग और तीसरा है भाषा का निर्देशात्मक प्रयोग। अब सबसे पहले कार्य पर आ जाते हैं कि भाषा का जो पहला कार्य है वो सूचना देना है और तथ्यों का वर्णन करना है। हम सूचना दूसरे व्यक्तियों को भी देते हैं, वस्तुओं का विवरण भी करते हैं। जैसे सुकरात एक दार्शनिक था, पारा गर्मी से बढ़ता है, 2 और 2 4 होते हैं। ये सभी जो कथन हैं वे सूचनाएं देती हैं
और तथ्य प्रस्तुत करती हैं। किंतु इन कथनों की मुख्य विशेषता यही है कि ये घोषित करते हैं कि अमुक तथ्य जो है उसका अस्तित्व है या नहीं है। एक तर्कशास्त्री और एक दार्शनिक और एक वैज्ञानिक केवल भाषा के सूचनात्मक प्रयोग में ही रुचि रखता है। क्योंकि ये निश्चित तौर पर या तो उनके कथन सत्य होते हैं या फिर असत्य होते हैं। वैज्ञानिक की तरह तर्कशास्त्री भी तर्कों के सूत्रीकरण व उनके विश्लेषण में भाषा का ही प्रयोग करते हैं और इसी विशेष प्रयोग में ही वो रुचि भी रखते हैं। ठीक है, तो ये भाषा का हुआ सूचनात्मक कार्य। दूसरा है भाषा का अभिव्यक्तात्मक प्रयोग। कई बार क्या होता है कि कई बार हम जब बात करते हैं तो हमारे वाक्यों का प्रयोग सूचना देने की दृष्टि से नहीं होता, बल्कि श्रोता में एक विशेष प्रतिक्रिया जगाने के लिए भी होता है। यानी उसे किसी कार्य की प्रेरणा देने के लिए भी हम कई बार किसी कार्य को करने के लिए भाषा के अभिव्यक्तात्मक प्रयोग को काम में लेते हैं। जो अभिव्यक्तात्मक प्रयोग है उसमें जो वाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं वो ना तो सत्य होते हैं और ना ही असत्य होते हैं। क्योंकि भाषा का जो अभिव्यक्तात्मक प्रयोग है वो वक्ता की भावनाओं को, यानी जो बोल रहा है उसकी भावना, उसके विचार और उसके व्यवहार को दिखाने के लिए ही किया जाता है। जैसे कुछ शब्द हैं जो अभिव्यक्तात्मक प्रयोग को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे ओह कितना सुंदर चित्र है, अरे ओ गॉड बहुत खूब, बहुत अच्छे। ये सारे जो कथन हैं वो हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जो श्रोता के मन में प्रेम, क्रोध, नफ़रत और दूसरे कई संवेग की भावना जगाने के लिए भी किए जाते हैं। भाषा का जो अभिव्यक्तात्मक प्रयोग है उसका सबसे अच्छा उदाहरण कविताएं हैं। यानी कविताएं जो है भाषा के इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकती हैं। ठीक है, तो अभिव्यक्तात्मक प्रयोग क्लियर हो गया। तीसरा है निर्देशात्मक प्रयोग। निर्देशात्मक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यानी आदेश देना या ऑर्डर देना। कई बार भाषा का प्रयोग जो है एक विशेष कार्य को करने के लिए सिद्ध होता है और एक व्यक्ति जो है भाषा के द्वारा दूसरे के आदेश को, अनुरोध को और सलाह के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। किसी कार्य को संपन्न करने की और रोकने के लिए उसे विवश भी कर सकता है। आदेश देना भाषा के निर्देशात्मक प्रयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे मैं कहती हूँ दरवाज़ा बंद करो, सावधान, यहाँ आओ, कृपया मुझे अपनी कलम दो, टीवी बंद करो, दिन में बार बार दांत साफ मत करो। इस तरह के जो कथन हैं इन पर सत्यता और असत्यता का कोई मापदंड या पैमाना लागू नहीं होता है। क्योंकि ये केवल निर्देशात्मक वाक्य हैं। ठीक है, तो ये भाषा का निर्देशात्मक प्रयोग हुआ। अब सूचना का विवरण देना, अभिव्यक्ति देना और निर्देशात्मक के अतिरिक्त भाषा की और भी कई कार्य प्रणालियाँ हैं, लेकिन भाषा के ये तीन मूलभूत कार्य जो है परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक कथन जो सूचना देने का काम करता है वही अभिव्यक्तात्मक और हो सकता है और निर्देशात्मक भी हो सकता है। इस तरह भाषा का मिश्रित प्रयोग यानी बहुमुखी प्रयोग होता है, जो संदर्भ और उद्देश्य के आधार पर उनमें से कोई एक कार्य अथवा अधिक उचित और संगतिपूर्ण कर सकता है। जैसे इस इमारत में आग लग गई, ये एक वाक्य है जो एक ही समय में सारी प्रक्रियाओं की ओर संकेत कर रहा है। यानी ये सूचना का भी काम कर रहा है, अभिव्यक्ति भी दे रहा है और निर्देश भी दे रहा है। निर्देश क्या दे रहा है कि आग लग गई है तो उसको बुझाने का हमें काम करना है ना। और अभिव्यक्ति यानी हम डर जाते हैं या घबरा जाते हैं, तो ये अभिव्यक्ति हुई। ठीक है, तो ये तीन एक साथ जो है भाषा के प्रयोग काम में लिए जा सकते हैं। अब है संवेगात्मक रूप से तटस्थ भाषा। यानी कोई भाषा जो है संवेगात्मक रूप से तटस्थ कैसे हो सकती है। ठीक है, तो भाषा जो है एक सजीव माध्यम है और एक ही अभिव्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कार्य करने में समर्थ है। हमारी सामान्य बोलचाल में संवेगात्मक भाषा का प्रयोग जो है अधिक देखा जाता है। कई बार हमारी युक्तियाँ जो हैं उसमें तथ्य, तर्क
भावना का ऐसा मिश्रण होता है कि हम समस्या की जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसके विपरीत तर्कशास्त्र जो है एक आकारिक विज्ञान है, जहाँ युक्तियों की वैधता और अवैधता का आम निर्णय करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो निगमनात्मक तर्कशास्त्र में स्पष्ट अर्थ वाले तर्क वाक्यों को और युक्तियों का प्रयोग होता है। क्योंकि तार्किक निर्णय का जो आधार है वो तर्क वाक्यों की सत्यता और असत्यता से होता है। इसलिए तर्कशास्त्र में संवेगात्मक रूप से तटस्थ भाषा का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे यदि शहर में दंगे हो रहे हैं तो न्यूज़ चैनल के लिए संवेगात्मक भाषा का प्रयोग करना अनुचित होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर तटस्थ भाषा यूज़ की जाएगी। तटस्थ भाषा का प्रयोग जो है इस परिस्थिति में अधिक उचित माना जाएगा। यह सही है कि कई परिस्थितियों में अधिक संवेगात्मक भाषा उपयुक्त होती है, परंतु उसका औचित्य जो है संदर्भ पर निर्भर करता है। जैसे कि जहाँ का कुछ अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट अर्थ वाली होती हैं, वहाँ कुछ शब्द सुनने वाले के अंदर एक विशेष तरह की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे सस्ता। सस्ता शब्द जो है इसका अर्थ है कम मूल्य वाला, पर इसका निषेधात्मक प्रयोग भी हो सकता है कि सस्ता साहित्य, सस्ता प्रचार आदि, है ना। तो कुछ शब्द जो हैं संवेगात्मक रूप लिए हुए होते हैं। जैसे कि एक ही व्यक्ति को हमें संस्कृत भी कह सकते हैं और पुराने विचारों वाला भी कह सकते हैं। तो संस्कारी शब्द जो है सकारात्मक भाव उत्पन्न करता है, पुराने विचारों वाला नकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहा है। इसी तरह जब दुकानदार सेल की जगह लूट शब्द का उपयोग करता है तो ग्राहकों के भीतर में यह भाव पैदा होता है कि उनकी इस खरीद से दुकानदार को भारी नुकसान हो रहा है। तो तर्कशास्त्र में संवेगात्मक रूप से ही तटस्थ भाषा का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर भावात्मक या अभिव्यक्तात्मक प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, वहाँ तटस्थ शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हुई संवेगात्मक रूप से तटस्थ भाषा।